Good morning. Let's begin with the GTS discussion. Question number 46. The non-membranous cell organelle common to both prokaryote and eukaryote is. आंसर है 3 राइबोसोम. याद रखना है राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनेली है जो प्रोकैरियोट को भी मिल गया था और वो जो टाइप था वो था 70S राइबोसोम. उसके बाद यूकैरियोट के साइटोप्लाज्म में 80S राइबोसोम आया. इसके अलावा मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में और स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में 70S ही है. प्रोकैरियोट को और कोई ऑर्गेनेली नहीं मिली सिवाय राइबोसोम के, तो यहाँ से हमें राइबोसोम की इंपॉर्टेंस समझ आती है. राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल है, तो शायद सेल का एग्जिस्टेंट मतलब प्रोकैरियोट का एग्जिस्टेंस बिना प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी के पॉसिबल ही नहीं था. तो कल को ये क्वेश्चन ऐसे भी फ्रेम हो सकता है, इनमें से ऐसा कौन सा ऑर्गेनेली है जिसके बिना प्रोकैरियोट इवॉल्व ही नहीं हो पाता. तो जवाब क्या होगा? राइबोसोम. बाकी सब ऑर्गेनेली के बिना लाइफ हो सकती थी, इसीलिए ही प्रोकैरियोट में राइबोसोम के अलावा बाकी सब एग्जिस्ट नहीं करते और ग्रेजुअली वो यूकैरियोट में ही इवॉल्व हुए. ठीक है, तो 70S राइबोसोम इज फाउंड इन साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोट, बट इन साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोट 80S टाइप मिलता है. ठीक. 47. प्रोकैरियोटिक सेल कैन नॉट हैव. आंसर है 1 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. अब प्रोकैरियोट में डीएनए होता है, चाहे वो सर्कुलर नेकेड डीएनए है, बट डीएनए तो है. सेल वॉल हो सकती है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो अगर सेल कह रहे हैं तो होना ही होना है, लेकिन हम जानते हैं कि प्रोकैरियोट्स में एक अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ न्यूक्लियस होता है जिसे न्यूक्लियोइड कहते हैं, और ये अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है तभी इसके पास कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जैसी चीज नहीं होती, क्योंकि ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल. तो आंसर क्या होगा 47th का? फर्स्ट. 48. आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच फॉर प्रोकैरियोटिक सेल. 48 का आंसर है सेकंड. पहला ऑप्शन कहता है मीजोसोम. मीजोसोम हम जानते हैं प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन के इनवैजिनेशंस हैं जिसमें बहुत सारे सामान प्रेजेंट हैं, एंड वन ऑफ द थिंग इट हैज इज द एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेशन. और हमने ऐसा पढ़ा है कि ये प्रोकैरियोटिक सेल में इनवैजिनेशन है मीजोसोम, और जहां पर ये सब रेस्पिरेटरी एंजाइम्स रखे होते हैं इस पार्ट को कॉन्ड्रॉइड कहते हैं. आपने लिखा है ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट. अगर यूकैरियोटिक सेल में एक प्रॉपर माइटोकॉन्ड्रिया होता है जहां रेस्पिरेशन मेनली कंडक्ट होगा, ऐसा कुछ प्रोकैरियोट में नहीं है, और उसके सेल मेम्ब्रेन के इनवैजिनेशन पर ही प्रेजेंट है रेस्पिरेशन करवाने वाले एंजाइम, और उसको उस एरिया को नाम दे देते हैं कॉन्ड्रॉइड, बिकॉज इट इज बिहेविंग लाइक कॉन्ड्रियोसोम. कॉन्ड्रियोसोम इज अनदर नेम फॉर माइटोकॉन्ड्रिया. सेकेंड कहता है कि प्लाज्मिड जिनोमिक डीएनए होता है. प्लाज्मिड कभी जिनोमिक डीएनए नहीं होता, इट इज स्मॉल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए. तो ये भी गलत हुआ. इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ जिनोमिक डीएनए. दिस इज रॉन्ग. थर्ड ग्लाइकोकैलिक्स, उसका फंक्शन है टू प्रोटेक्ट बैक्टीरियल सेल. और फोर्थ है क्रोमैटोफोर, जो कहता है उसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं. आप लोग लिख सकते हैं क्रोमैटोफोर कंसिस्ट ऑफ वेरियस पिगमेंट्स लाइक बैक्टीरियो क्लोरोफिल, बैक्टीरियो फियोफाइटिन, बैक्टीरियो विरिडिन, कैरोटीनॉइड एसेट्रा. ये सब के सब पिगमेंट्स पॉसिबल हैं क्रोमैटोफोर के अंदर प्रेजेंट होना. तो फोर्थ ऑप्शन सही है,
these pigments can have role in photosynthesis also. तो 48th में wrong option है plasmid. It is not a part of genomic DNA, but it is it is present as a small extra chromosomal DNA. 49th. All of the following features are true for lipids of plasma membrane except 49th का आंसर है सेकेंड. पोलर हेड्स आर टुवर्ड्स द इनर साइड. अगर पोलर हेड को अंदर कर लोगे तो हाइड्रोफिलिक साइड अंदर हो जाएगी और हाइड्रोफोबिक साइड एक्सपोज हो जाएगी. मतलब ये क्वेश्चन कह रहा है कि वो जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर था वो ऐसे प्रेजेंट है. दैट मीन्स ये जो फैटी एसिड टेल हैं ये बाहर एक्सपोज हो गई हैं जो कि हाइड्रोफोबिक होती हैं, और जो हेड्स हैं जो कि हाइड्रोफिलिक हैं वो अंदर की तरफ चले गए हैं. ऐसा स्ट्रक्चर बनना पॉसिबल है ही नहीं. तो याद रखना है सेल मेम्ब्रेन एक फॉस्फोलिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर है. ये जो फॉस्फेट हेड्स हैं ये बाहर की तरफ एक्सपोज रहते हैं क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक हैं, पोलर हैं, और ये जो फैटी एसिड टेल्स हैं ये हाइड्रोफोबिक हैं तो दे नेवर गेट एक्सपोज्ड. ठीक है, बाकी सब ऑप्शंस. टेल्स आर हाइड्रोफोबिक, सही बात है. मे कंसिस्ट ऑफ फॉस्फोग्लिसराइड, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स के साथ शुगर भी जोड़ दो तो फॉस्फोग्लिसराइड्स बन जाएगा. मेजर लिपिड्स आर फॉस्फोलिपिड्स. ठीक है, तो मेजर कंपोनेंट, सबसे ज्यादा कंपोनेंट जो है जो इसके अंदर प्रेजेंट है वो फॉस्फोलिपिड्स का ही होता है. उसके बाद उनपे फिर कॉन्जुगेशन होती रहती है. 49th का आंसर हो गया सेकेंड. अब आ जाओ 50. द कंपोनेंट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम which is involved in protein synthesis is also related with. आंसर है इसका फर्स्ट. देखो क्वेश्चन पे ध्यान दो. कंपोनेंट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस. अब आप जानते हो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या क्या आता था? गोल्जी, ER, लाइसोसोम और वैक्यूल. पहला तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है जो याद रखना है. गोल्जी, ER, लाइसोसोम और वैक्यूल. इसको एनसीईआरटी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बताता है. मतलब ये वो सब ऑर्गेनेलीज हैं जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं. अब क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा है जो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व है. वो है RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब देखो फर्स्ट ऑप्शन कहता है फॉर्मेशन ऑफ प्रिकर्सर ऑफ एंजाइम्स फॉर लाइसोसोम्स. एंजाइम नेचर में प्रोटीन ही होते हैं तो जो भी प्रिकर्सर बनेंगे वो सब RER में ही बनेंगे. सेकंड कहता है ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन. ग्लाइकोसाइलेशन और ग्लाइकोसाइडेशन का काम RER में नहीं बल्कि गोल्जी में होता है. ये काम थे फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन और फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड वाले. याद आ रहा है? ग्लाइकोसाइलेशन, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोसाइडेशन, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड. ये दोनों फंक्शंस गोल्जी में होते हैं. ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स विद हेल्प ऑफ प्रोटीएजेस. RER में प्रोटीन बनता है, टूट नहीं सकता है. एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेल. ऐसा कोई काम इसका नहीं हो सकता. अगर ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करनी है तो वो वैक्यूल करेगा. तो प्रोटीन बनाने का काम और लाइसोसोम के एंजाइम जो कि नेचर में प्रोटीन होते हैं उनका प्रिकर्सर, दोनों चीजें कहाँ बनेंगी? RER. तो 50 का आंसर हुआ फर्स्ट. 51. अ टेट्राड इज रिलेटेड विद ऑल एक्सेप्ट. आंसर है फोर्थ. इट कंटेन्स 4 सिस्टर क्रोमैटिड्स. याद करो हम पैकेटिन स्टेज में लिखते हैं ये है टेट्राड. टेट्राड के अंदर चारों क्रोमैटिड्स अलग अलग दिखने शुरू हो जाते हैं. इनमें से ये दोनों सिस्टर हैं, ये दोनों सिस्टर हैं, बट ये तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं तो चारों सिस्टर क्रोमैटिड्स नहीं हो सकते हैं.
So this is a tetrad which is observed in पैकेटीन. बाइवेलेंट ही टेट्राड बना है. ये पहले जब फ्यूज दिखते थे तो ऐसे थे, ये बाइवेलेंट है, और जब ओपन हो गए तो ऐसे दिखने लगे, इसे टेट्रावेलेंट कहते हैं. नॉट सीन इन मियोसिस 2, ये भी बात सही है. ये वाला स्टेज जो हमें दिखाई दिया था, ये हम मियोसिस 1 में प्रोफेज 1 का बात कर रहे हैं, जिसमें कि हम 5 स्टेजेस पढ़ते हैं, याद करो. लेप्टोटीन, जाइगोटीन जिसमें बाइवेलेंट दिखता है, फिर पैकेटीन जिसमें टेट्राड दिखता है, और पैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर हो जाता है. उसके बाद आया था डिप्लोटीन, और आखिरी में डायाकाइनेसिस, जहां पर प्रोफेज 1 का एंड हो जाता है. तो 51 का आंसर क्या हुआ? थर्ड. 52. How many of the following enzymes act on their substrates to release glucose? इसका आंसर है फर्स्ट. इनमें से 2 एंजाइम हैं. सुक्रेज है, वो सुक्रोज को तोड़ेगा तो बनेगा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, और लैक्टेज है, वो लैक्टोज को तोड़ेगा तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज बनेगा. तो ये दोनों तो हो ही गए. लाइपेज लिपिड को तोड़ेगा तो यहाँ से हमें कोई ग्लूकोज नहीं मिलेगा. ट्रिप्सिन प्रोटीन का है, और डाइपेप्टिडेज भी डाइपेप्टाइड्स का है. तो या तो अमीनो एसिड मिलेंगे या प्रोटियोजेज और पेप्टोन्स मिलेंगे. तो ग्लूकोज देने वाले 2 ही एंजाइम हैं, सुक्रेज और लैक्टेज. 53. All of the following are functions of the buccal cavity except, आंसर है फोर्थ, carry out about 30% of protein digestion and absorptive function of ingested food. प्रोटीन डाइजेशन नहीं होता है बकल कैविटी में, और एब्जॉर्प्शन तो भूल ही जाओ होगा. अगर बकल कैविटी में एब्जॉर्प्शन की बात आती भी है तो थोड़ा बहुत सिंपल शुगर्स या कुछ दवाइयां एब्जॉर्ब हो सकती हैं. खाना खाया हुआ प्रॉपर इंजेस्टेड फॉर्म में नहीं होगा. इन केस आता है कि क्या प्रोटीन डाइजेशन बकल कैविटी में होगा, तो आप कहोगे डाइजेशन तो नहीं हो सकता. डाइजेशन का मतलब होता है ब्रेकडाउन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड करके अमीनो एसिड रिलीज करना, वो नहीं हो सकता है. हाँ, ये जरूर कह सकते हो कि जब हम खाने को चबाते हैं तो थोड़ा बहुत डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन हो सकता है. हालांकि डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन करना मेजर काम है HCl का. HCl कॉजेज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, जो कि स्टमक में जाकर के होगा. लेकिन फिर भी पूछ ले तो थोड़ा बहुत चबाने से बकल कैविटी में भी डीनेचुरेशन होता है. याद है ना, 4 डिग्री, 3 डिग्री और 2 डिग्री वाले प्रोटीन्स को 1 डिग्री स्ट्रक्चर में लेके आया जाएगा. बाकी ऑप्शंस देख लो. 53 वाला कहता है मैस्टिकेशन होगा, बिल्कुल होगा. खाने को तोड़ा जाएगा टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, एंड मोर इज द सरफेस एरिया, better is the action of enzymes. Adhering the masticated food particles into a bolus to facilitate swallowing. जैसे ही खाने को चबा लेंगे, खाने को सलाइवा के साथ मिक्स करके जो बोलस बनता है वो इतना सॉफ्ट होता है, ल्यूब्रिकेटेड होता है कि आसानी से निगला जाता है. एनसीईआरटी swallowing की जगह शब्द यूज करती है डेग्लूटिशन. एब्जॉर्प्शन ऑफ सर्टेन ड्रग्स, जो मैं अभी आपको बात बता रही थी, वही ऑप्शन लिखी है. थोड़ी बहुत दवाइयां और कुछ सिंपल शुगर्स बकल कैविटी में एब्जॉर्ब हो सकती हैं. तो 53 का आंसर हो गया फोर्थ. 54. वाइटल कैपेसिटी डज नॉट इंक्लूड, आंसर है 1 RV. वाइटल कैपेसिटी का मतलब था IRV प्लस TV प्लस ERV. याद आ रहा है? ऐसे लिखते हैं IRV प्लस TV प्लस ERV. अब IRV और TV को जोड़ा तो IC प्लस ERV भी लिख सकते हैं, या IRV प्लस इन दोनों को जोड़ा ERV प्लस TV, इसको EC भी लिख सकते हैं. सबका एक ही मतलब है. तो रेजिडुअल वॉल्यूम कभी भी VC में इंक्लूडेड नहीं होता. हाँ, अब अगर मैं यहाँ लिखूं TLC, टोटल लंग कैपेसिटी, तो वो होगा VC प्लस RV. सो वाइटल कैपेसिटी का स्टेटमेंट था द टोटल और मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट आवर लंग्स कैन इनहेल और एक्सहेल.
टोटल लंग कैपेसिटी का मतलब था द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट आवर लंग कैन इनहेल, एक्सेल और स्टोर इन द लंग। तो डिफरेंस है, तो यही डिफरेंस है इन बिटवीन VC एंड TLC। कौन सा क्वेश्चन हुआ ये? 54। अब आ जाओ 55 पे। सिलेक्ट अ करेक्ट मैच विद रिस्पेक्ट टू ऑर्गेनिजम्स एंड देयर रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स। आंसर है इसका फर्स्ट, अर्थवॉर्म रेस्पायर्स थ्रू मॉइस्ट क्यूटिकल, जिसे हम कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पायरेशन। कॉकरोच में गिल्स नहीं होते, कॉकरोच ट्रेकियल सिस्टम से रेस्पायर करता है। स्पैरो के पास लंग्स हैं और लिजर्ड्स के पास भी लंग्स प्रेजेंट हैं। एम्फीबियंस भी हैं जो मॉइस्ट स्किन से रेस्पायर करते हैं, जिसे क्यूटेनियस कहेंगे। तो इसमें 55 में सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन सही है। 56, कंप्लीट द एनालॉजी। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू टिश्यूज इज कॉल्ड एनॉक्सिया। अगर टिश्यूज को ऑक्सीजन मिलना बिल्कुल बंद हो गया, उसे एनॉक्सिया कहते हैं। एंड इफ लेस O2 सप्लाई टू टिश्यूज अकर्स, दैट इज कॉल्ड हाइपोक्सिया। आंसर है फोर्थ। ठीक है। यूपनिया मतलब नॉर्मल ब्रीदिंग, यू मतलब नॉर्मल, निया मतलब ब्रीदिंग, नॉर्मल ब्रीदिंग। डिसेप्निया मतलब पेनफुल ब्रीदिंग। एस्फेक्सिया, एस्फेक्सिया मतलब सफोकेशन, सफोकेशन मतलब there is some blockage in the passage, respiratory passage में, breathing airway passage में कहीं blockage है, जिस वजह से इंसान के बॉडी में PCO2 levels increase हो रहे हैं और PO2 levels decrease हो रहे हैं। इस पूरे प्रॉपर्टी को एस्फेक्सिएशन कहते हैं, या दैट इज सफोकेशन। ठीक, तो ये हो गया 56 का आंसर 4। अच्छा, हाइपोक्सिया के टाइप्स याद आ रहे हैं ना? एक था स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया, स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया वही था जिसमें हमने कहा था कि हार्ट का पुअर कार्डियक आउटपुट होता है, जिस वजह से हार्ट के पुअर ब्लड सर्कुलेशन करने की वजह से हर एक टिश्यू तक सही ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचता। वो था स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया। फिर एक था अनीमिक हाइपोक्सिया। इसके अंदर हमने कहा था कि इंसान के बॉडी में आरबीसी का नंबर है, या मैं स्पेसिफिकली कहूं उसके हीमोग्लोबिन लेवल्स कम हैं। अब अगर हीमोग्लोबिन ही कम है तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? कैरियर ही नहीं बचा कोई। इस वजह से भी हर टिश्यू में ऑक्सीजन सप्लाई कम पहुंच रहा है। तीसरा, अगर टिश्यू में किसी चीज की टॉक्सिसिटी है, उसे कहते हैं हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। जैसे कि अगर किसी के बॉडी में साइनाइड आ गया और साइनाइड जिस टिश्यू सेल में पहुंच गया, वो उस सेल को ऑक्सीजन एक्सेप्ट ही नहीं करने देगा। तो टिश्यू में ऑक्सीजन इसलिए कम पहुंच रहा है क्योंकि टिश्यू एक्सेप्ट करने से मना कर रहा है, क्योंकि उसमें कोई जहर प्रेजेंट है। यहाँ ना तो हार्ट का मिस्टेक है, ना लंग्स का मिस्टेक है, ना हीमोग्लोबिन में कमी है, सब सही है, टिश्यू में गड़बड़ है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट हमने पढ़ा है, हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया को ही माउंटेन सिकनेस भी कहते हैं, या इसे आर्टीरियल हाइपोक्सिया कहते हैं। जैसे जैसे हम हायर ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं, जैसे जैसे हम हाइट पे जाते गए, वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हुआ तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो गया। PO2 कम होने से जो हीमोग्लोबिन की एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन है वो कम हो गई, एज पर द बोहर्स कर्व। जैसे ही ये कम हुआ तो PO2 लेवल्स कम होने से हीमोग्लोबिन ने उठाना कम कर दिया, टिश्यू में डिलीवरी कम कर दी, और इस चक्कर में टिश्यूज को हाइपोक्सिया हो गया। जिसका याद करो, हम रीजन पढ़ते हैं। सबसे पहले बॉडी एज एन अडेप्टेशन आरबीसी का साइज इंक्रीज करेगी।
जब आरबीसी साइज इंक्रीज करने से फायदा नहीं होगा तो किडनी के जेजी सेल्स इरिथ्रोपायोटिन हार्मोन भेजते हैं, जिसके कहने पर इरिथ्रोपायोसिस यानी कि प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी शुरू होता है इन रेड बोन मैरो। तो ये अडेप्टेशन से हमें फायदा होगा, हीमोग्लोबिन लेवल्स बढ़ जाएंगे, तो चाहे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है तब भी वो ऑक्सीजन तो ज्यादा उठाना शुरू करेंगे, तो टिश्यूज में थोड़ा हाइपोक्सिया का नेचर कम होने लगेगा। ठीक है, तो 56 का आंसर हो गया 4। 57 सिंपल एक मैच है। 57 का आंसर है सेकंड, एम्फीबियन, डुअल हैबिटेड, लैंड एंड वाटर, मैमल, mammary glands characteristic feature, chondrichthyes cartilaginous notochord present, ostrichthyes एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है इनके अंदर, साइक्लोस्टोमा सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉज, और एव्स में न्यूमैटिक बोन्स यानी कि हॉलो बोन्स प्रेजेंट होती हैं। चेक कर लेना, इसका आंसर सेकंड होगा। 58 विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम इज कैरेक्टराइज्ड बाय एब्सेंस ऑफ ट्रू सिलोम? आंसर है निमैटोडा। इसमें याद है ना स्यूडोसिलोम होते हैं, जो मीजोडर्मल पाउचेस क्रिएट हो गए थे, तो स्यूडोसिलोम यानी कि फॉल्स सिलोम इज फाउंड इन निमैटोडा। तो आंसर हो गया 58 का 4। 59 विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स कांट बी रिलेटेड टू एम्फीबियन? 59 का आंसर है थर्ड। देखो 59 का फर्स्ट ऑप्शन सही है, बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक, ये फीचर है एनसीईआरटी का। स्कल डाइकॉन्डाइलिक है, इनके ऑसिपिटल बोन में 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल होते हैं जो जाकर फर्स्ट वर्टिब्रा से अटैच होते हैं। सेम केस हमारा भी था, तो पूरे वर्टिब्रेटा में एम्फीबियन और मैमल्स डाइकॉन्डाइलिक है, फिशेस, रेप्टाइल्स और एव्स मोनोकॉन्डाइलिक थे। निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन इज डेवलप्ड, ये उनकी प्रॉपर्टी है। निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन एम्फीबियंस में डेवलप्ड होती है एंड 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स आर प्रेजेंट। तो जो गलत है वो थर्ड ऑप्शन है। 60 विच वन इज निकनेम्ड एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन? क्या होगा आंसर? जियार्डिया इंटेस्टाइनालिस। याद करो, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन कर देता है, इसके पास एक्सोस्टाइल से नीडल जैसे जो अटैच करते हैं और इंटेस्टाइन की वॉल से खाना सक करते हैं, रिजल्टिंग इन फीवर, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, डायरिया, वॉमिटिंग, ये सब इसके सिम्टम्स हैं। ये सालों से हमारे इंटेस्टाइन में रहता आ रहा है, इसको परमानेंटली खत्म करने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है एंड इट स्प्रेड्स थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। तो 60 का आंसर क्या हुआ? 1। 61 read the statements carefully. It is a type of loose connective tissue. It consists of cells called signet ring cells. It is found in subcutaneous tissue, blubber of whales, hump of camel, etc. Identify the referred tissue here. Answer है adipose tissue. लूज कनेक्टिव टिश्यू है, सिग्नेट रिंग सेल्स होते हैं। याद है ना सिग्नेट का मतलब? जब हमने कहा था कि सारा न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म एक तरफ ले आएगा और बीच में एक हॉलो स्पेस क्रिएट हो जाती है। हमें लगता है हॉलो है, लेकिन ये बीच में स्टोर कर रहा था एक फैट ग्लोब्यूल। इसी को सिग्नेट रिंग सेल्स कहते थे। एंड इट इज फाउंड इन सबक्यूटेनियस टिश्यू, स्किन के नीचे, ब्लबर ऑफ वेल्स एंड हम्प ऑफ कैमल। तो 61 का आंसर हो गया 4। 62 अरेंज द फॉलोइंग WBCs इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग परसेंटेज। इसका आंसर सेकंड है। आपको पता है सबसे अबंडेंट 60 से 65% लिम्फोसाइट्स हैं, सॉरी न्यूट्रोफिल्स हैं। न्यूट्रोफिल्स से कम 20 से 25% लिम्फोसाइट्स हैं, उनसे कम मोनोसाइट होती हैं, फिर इज्नोफिल है और सबसे कम बेसोफिल होती है। याद आ गई ये बात? और अगर कोई पूछे मैक्रो पुलिसमैन कौन है, वो है मोनोसाइट। साइज में बड़ा है, पकड़ने का काम यानी कि फैगोसाइटोसिस करता है। माइक्रो पुलिसमैन पूछे तो न्यूट्रोफिल है, साइज में छोटा है वैसे, लेकिन एक तो टोटल नंबर ज्यादा है उसका और काम उसका भी फैगोसाइटोसिस है। और याद आ रहा है, न्यूट्रोफिल को ही कहते थे
PMNL पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। PMNL पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, ये वही सेल्स थे जो अपने न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ लोब्स चेंज करते रह सकते हैं, तो इसीलिए नाम है पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। दे कैन चेंज द मॉर्फोलॉजी ऑफ देयर न्यूक्लियस बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ लोब्स इन द न्यूक्लियस। तो 62 का आंसर क्या हो गया? सेकेंड। 63, which of the following is not correct with reference to lymph? 63 का आंसर है फोर्थ। It keeps the body cells moist. टिश्यू स्पेसेस में टिश्यू फ्लूइड लीक करवाता है, तो सेल्स को मॉइस्चर तो देगा। It takes lymphocytes and antibodies from lymph nodes to the blood. काम है इसका lymph nodes का काम, एक तो lymph का सिक्रीशन करना था, साथ के साथ वो lymph को फिल्टर भी करता है। जब lymph वहां से बहते हुए जाएगा, अगर ये मैं कहती हूँ लिम्फेटिक वेसल है, ये लिम्फ नोड है, यहां से लिम्फ बहते हुए जा रहा है, जाते जाते ये लिम्फ को चेक कर लेगा, कोई पैथोजन हुआ, कुछ हुआ तो यहीं से पकड़ के खत्म कर लेगा, जिससे कि जब ये लिम्फ फाइनली ब्लड सप्लाई में ऐड होगा तो ये पैथोजन फ्री हो चुका होगा। इट एक्ट्स एज अ मिडल मैन, ब्लड और टिश्यू स्पेसेस में जो टिश्यू फ्लूइड है, कब कितना चाहिए, उसमें क्या सही है, क्या गलत है, क्या कम है, क्या एक्सेस है, ये सब बातों का ध्यान यही रखता है। बट हाँ, इसका काम वॉल्यूम ऑफ यूरिन फॉर्म्ड में नहीं है, वो काम एंटायरली हमारा किडनीज यानी कि नेफ्रॉन्स देखेंगे, उसमें इसका कोई रोल नहीं होता। तो ये 63 का आंसर हो गया 4। 64, डायग्राम दिया है, कॉकरोच का सर्कुलेटरी सिस्टम दिया हुआ है, ओपन टाइप होता है, ब्लड वेसल्स पुअरली डेवलप्ड, ओपन है तो ब्लड वेसल्स नहीं होंगे। एनसीईआरटी कहता है फ्यू लार्ज आयोटा प्रेजेंट। कंफ्यूज मत होना, ये जो हम बनाते हैं ना इसका, ये जो हम इसका हार्ट बनाते हैं, ये जो फर्स्ट चेम्बर है जहां से ब्लड फिर पूरे बॉडी में गिरता है, इसी फर्स्ट चेम्बर ऑफ हार्ट को एंटीरियर आयोटा बता देते हैं। तो ये कंफ्यूज मत होना कि एनसीईआरटी ने लार्ज ब्लड वेसल्स प्रेजेंट लिखा है, ये आयोटा को ही लार्ज ब्लड वेसल बता रहा है। ठीक, अच्छा अगला है बी पार्ट। इस हीमोलिम्फ इज कंपोज्ड ऑफ कलरलेस प्लाज्मा एंड हीमोसाइट। ये भी बात सही है, कोई कलरफुल पिगमेंट इसके पास प्रेजेंट नहीं है, विच कैन एक्ट एज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट। And heart resembles elongated tube located along the mid dorsal line. Mid ventral या मैं कहूँ वेंट्रल साइड पर जो हार्ट है वो कॉर्डेट्स का है, हमारा वर्टिब्रेट्स का है। कॉकरोच नॉन कॉर्डेटा है, उसका हार्ट डॉर्सल लाइन पे होगा। तो इन तीन में से पहले दो स्टेटमेंट सही है, तो 64 का आंसर हुआ सेकेंड। 65, एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस essential for activity of an enzyme is, आंसर है कोएंजाइम। याद है ना ये पूरा कंसेप्ट। होलो एंजाइम या कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स वो होते हैं जिनको एक प्रोटीन पार्ट के साथ साथ एक नॉन प्रोटीन पार्ट भी चाहिए अपनी एक्टिविटी के लिए। जो प्रोटीन पार्ट चाहिए उसे एपोएंजाइम कहते हैं, और जो नॉन प्रोटीन हिस्सा चाहिए उसे कोफैक्टर कहते हैं। या तो कोफैक्टर इनऑर्गेनिक होगा या ऑर्गेनिक होगा। अगर ऑर्गेनिक कोफैक्टर हुआ और वो लूजली बाउंड हुआ एपोएंजाइम से, उसे कहते हैं ऑर्गेनिक कोफैक्टर लूजली बाउंड कोएंजाइम। और अगर ऑर्गेनिक कोफैक्टर टाइटली बाउंड हुआ उसे कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो 65 का आंसर है 4। 66, Which of the following is an aromatic essential amino acid for adult human? आंसर है फर्स्ट। एरोमेटिक पूछ रहा है, पहले तो इनमें से एरोमेटिक ऑप्शंस देखो, उसके बाद पूछ रहा है एसेंशियल भी होना चाहिए। तो एसेंशियल वाली लिस्ट याद है ना, ए वी हिल, MPTT,
इसमें से निकाल लो कौन सा एरोमेटिक है और असेंशियल भी है। एरोमेटिक याद है ना, जो 3 थे जो हकल्स रूल फॉलो करते हैं, खुद याद करके देखो। उनमें से ट्रिप्टोफैन था, टायरोसिन था और फिनाइल एलानिन था। वो यहाँ पर फिट होगा, वो ऑप्शन सिर्फ एक ही है, ट्रिप्टोफैन। ठीक है। 67. The vein which is formed from the capillaries of an organ and terminates into capillaries in some other organ before entering the heart is called portal vein. आपको नॉर्मल रूल पता है, आर्टरी ब्रांच इनटू आर्टीरियोल, arteriole branch into capillaries, capillaries join to form venules, and venules join to form vein. Vein will go towards heart, artery comes away from heart. ये रूल तो हमें पता ही है। इस रूल का एक्सेप्शन जो कैपिलरीज से शुरू हुआ एक ऑर्गन पे और एक ऑर्गन से स्टार्ट हुआ और कैपिलरीज पे जाके ही दूसरे ऑर्गन पे खत्म हो गया, वो सिर्फ एक ही है, जिसे हम पोर्टल वेन कहते हैं। हेपेटिक पोर्टल वेन याद है ना, जो स्प्लीन, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड लेके आता है इन द फॉर्म ऑफ सेट ऑफ कैपिलरीज, और फिर वो हेपेटिक पोर्टल वेन टर्मिनेट हो जाता है लिवर पे आकर, अगेन इन द फॉर्म ऑफ कैपिलरी। तो 67th का आंसर हुआ थर्ड। 68, फाइंड द इनकरेक्ट वन। 68 का आंसर है 3। यूरिन इज ट्रांसपेरेंट, लाइट येलो with a slightly acidic pH, not strongly acidic. पहला ऑप्शन अच्छे से याद रखना, सिंपैथेटिक नर्व को नर्व ऑफ फिलिंग कहते हैं क्योंकि वो यूरिनरी ब्लैडर की डेट्रूसर मसल्स को रिलैक्स करके रखता है, और पैरासिम्पैथेटिक नर्व को नर्व ऑफ एम्प्टिंग कहते हैं क्योंकि वही डेट्रूसर मसल का कॉन्ट्रैक्शन करके ब्लैडर को खाली करवाता है। याद आ गया, मिक्सचुरेशन रिफ्लेक्स एक्शन। और फोर्थ, कलर ऑफ यूरिन इज कॉज्ड बाय द पिगमेंट यूरोक्रोम, जिसे हम यूरोबिलिन भी कहते हैं। तो 68 में गलत है थर्ड ऑप्शन। 69, अपॉन स्टिमुलेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स कैल्शियम इज इमीडिएटली मेड अवेलेबल फॉर बाइंडिंग टू ट्रोपोनिन फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब तक एक मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा होता तब तक उस मसल सेल में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कैल्शियम लेवल्स हाई होते हैं, और जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तब कैल्शियम आयन वुड बी हाई इन सार्कोप्लाज्म। तभी याद करो, कैल्शियम आयन जब सार्कोप्लाज्म में इंक्रीज होता है तब एक तो वो टीपीसी से जुड़ता है और ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स को रिमूव कर देता है फ्रॉम द बाइंडिंग साइट्स ऑफ एफेक्टिन, और दूसरा यही कैल्शियम था जो जा करके एक्टिवेट करता है मायोसिन के हेड में एटीपीएस को। एटीपी टूटा था तभी एक्टिन और मायोसिन कांटेक्ट में आए थे टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। सो 69th का आंसर है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अगर मैं यहाँ साथ के साथ पूछ लूं कि किस टाइम पर सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है, तो आप कहोगे एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। जब मसल को रिलैक्स करना होगा तो कहाँ कैल्शियम आयन इंक्रीज होगा, सार्कोप्लाज्म में कम होगा और वापस से कहाँ भर जाएगा जाकर, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये वाली कहानी चलती रहेगी, रिलैक्सेशन में इधर, कॉन्ट्रैक्शन में इधर। 70, करेक्ट। फर्स्ट कहता है सेरिब्रम फॉर्म्स अ मेजर पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन एंड अ डीप क्लेफ्ट डिवाइड्स द सेरिब्रम ट्रांसवर्सली इनटू 2 हाफ्स। सेरिब्रम लॉन्गिट्यूडनली 2 पार्ट में डिवाइडेड है। याद है, इसे लॉन्गिट्यूडनल फिशर कहते थे। राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर, और इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स था जिसे कहते हैं कॉर्पस कैलोसम। तो पहला तो हो गया गलत, ये कह रहा है हॉरिजॉन्टल डिवीजन है जबकि डिवीजन लॉन्गिट्यूडनल है। सेकंड, द लेयर ऑफ सेल्स व्हिच कवर्स द सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स इज कॉल्ड सेरिब्रल मेड्यूला। ग्रे मैटर, ये जो बाहर वाला पार्ट था इधर और इधर,
इसका नाम था सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जिसे ग्रे मैटर भी कहते हैं। मेडुला ये था अंदर वाला। तो मेडुला पार्ट को व्हाइट मैटर कहते हैं और बाहर ग्रे मैटर है जिसे कॉर्टेक्स कहते हैं। ये भी गलत हो गया। थर्ड, सेरिब्रम रैप्स अराउंड अ स्ट्रक्चर कॉल्ड थैलेमस। दिस इज द राइट ऑप्शन। ये जो पूरा सेरिब्रम रैप होता है ये किसके आसपास होता है? ये सेंटर में थैलेमस ही प्रेजेंट है, विच इज अगेन अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। तो थर्ड ऑप्शन सही है। मिड ब्रेन इज लोकेटेड इन बिटवीन द थैलेमस एंड मेडुला ऑफ ब्रेन। मिड ब्रेन यहाँ नहीं है, करेक्ट ही था ना, ठीक है। ये मिड ब्रेन है, ये पॉन्स है, ये मेडुला है। तो अगर मुझे देखना ही है तो मैं कहूंगी मिड ब्रेन इज लोकेटेड इन बिटवीन पॉन्स एंड थैलेमस। तो 70 का आंसर हो गया थर्ड। 71, above mentioned mechanism of action will be followed by which hormones? इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। देखो जो मैकेनिज्म दिया है वो एक ऐसे हार्मोन का दिया है जिसका एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर होगा, यानी कि पोलर हार्मोन्स, प्रोटीन हार्मोन। तो इंसुलिन, ग्लूकागॉन और एड्रेनलिन दोनों ही पोलर नेचर के हार्मोन्स हैं, सॉरी तीनों ही पोलर नेचर के हार्मोन्स हैं और तीनों को रिसेप्टर एक्स्ट्रा सेल्युलर सरफेस पर ही चाहिए। क्योंकि तीनों पोलर नेचर के हैं तो लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर को क्रॉस करके सेल के अंदर नहीं पहुंच सकते हैं। सो 71 का आंसर हो गया ऑल ऑफ दीज। जो स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं, लिपिड हार्मोन्स, दे कैन क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन डायरेक्टली, इसीलिए उनको रिसेप्टर सेल के अंदर मिलता है, इंट्रासेलुलर। 72, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इज, आंसर है फोर्थ, सेम एज दैट ऑफ स्पर्मेटोगोनियम। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉयड होता है, स्पर्मेटोगोनियम भी डिप्लॉयड होता है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट एन होता है और स्पर्मेटिड भी एन होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया 72 का? 4। दोनों ही डिप्लॉयड नेचर के हैं, 46 क्रोमोसोम। 73, एमनियोसेंटेसिस से क्या डिटेक्ट नहीं हो सकता है? 73 का आंसर है 4, जॉन्डिस। एमनियोसेंटेसिस याद है ना, फीटस के आसपास जो एमनियोटिक सैक होता है उसमें से फ्लूइड एक्सट्रैक्ट करते हैं और उस फ्लूइड को टेस्ट करते हैं फॉर प्रेजेंस ऑफ एनी जेनेटिक डिसऑर्डर्स और क्रोमोसोमल डिफेक्ट, जिससे सेक्स ऑफ द फीटस भी डिटरमाइन हो सकता है। बट इट इज नॉट लीगल इन इंडिया, तो वो करना अलाउड नहीं होता। लेकिन इस टेस्ट से सेक्स पता चल सकता है फीटस का, डाउन सिंड्रोम क्रोमोसोमल डिफेक्ट, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ये पता चलेंगे। लेकिन जॉन्डिस एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, वो मैं इन सेल से जो फीटस के स्किन से झड़े हैं या कहीं और सोर्स से आए हैं उनसे मैं ये बात डिटेक्ट नहीं कर सकती। तो 73 का आंसर है 4। 74, which of the following is not the function of placenta? It, आंसर है 3, secretes oxytocin during parturition। पार्चुरेशन यानी कि डिलीवरी के समय ऑक्सीटोसिन मदर के पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, जिसको कि बना करके दिया था हाइपोथैलेमस ने। ये काम प्लेसेंटा का नहीं है। रेस्ट ऑफ द फंक्शंस आर ऑफ प्लेसेंटा बट नॉट दिस वन। 75, कुछ फीमेल हार्मोन्स दिए हैं और उसमें से पूछा है कि कौन सा है जो सिर्फ प्रेगनेंसी में बनते हैं। आंसर है ए एंड बी, यानी कि रिलैक्सिन, HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन एंड ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और ऑक्सीटोसिन एनी हाउ एक फीमेल हार्मोन है, आइदर प्रेगनेंसी इज देयर और नॉट देयर। ये सिर्फ प्रेगनेंसी में बनने वाले हार्मोन्स नहीं है। तो 75 का आंसर हुआ फर्स्ट, ए एंड बी। 76, which gland secretes alkaline mucus in urethra to neutralize the acidity of urine? देखो सेमिनल वेसिकल टोटल 60% वॉल्यूम बनाते हैं सीमेन का, और कोपर्स ग्लैंड का सबसे कम कंट्रीब्यूशन है जिसे हम बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं। सेमिनल वेसिकल का भी सिक्रीशन अल्कलाइन है, वो भी न्यूट्रलाइजेशन में हेल्प करेगा।
लेकिन जब क्वेश्चन पूछ रहा है स्पेसिफिकली अल्कलाइन म्यूकस ही बनेगा, तो इसमें बेटर आंसर होगा ग्लैंड, यानी कि नंबर 2, क्योंकि सेमिनल वेसिकल का मेजर सिक्रीशन फ्रक्टोज का होता है विच इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड एनर्जी टू द स्पर्म। इसके अलावा आप जानते हो कि इसका सिक्रीशन भी अल्कलाइन है एंड इट विल आल्सो हेल्प in neutralization of the acidic environment of the male urethra as well as the female reproductive tract। ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड आप जानते हो टोटल 25% सीमेन बनाता है, 60% सेमिनल वेसिकल ने बनाया, बचा जो वो कोपर्स ग्लैंड ने बनाया। प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रीशन में प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, सिट्रिक एसिड है और बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। तो यहाँ पर अगर अल्कलाइन म्यूकस पूछा है स्पेसिफिकली तो आंसर होगा सेकंड। 77. Which experiment suggests that simplest living organisms could not have originated spontaneously from non-living matter? मतलब ये पूछना चाह रहा है जो थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस थी वो किसने रिजेक्ट की थी? याद है, रेड्डी, प्लांजनी और पास्चर के एक्सपेरिमेंट ने रिजेक्ट किया था, जिन्होंने कहा था कि थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस होगी, लिविंग से नई लाइफ आ सकती है, नॉन लिविंग से लाइफ नहीं आ सकती है। तो इसका आंसर है 4th, मीट वॉज नॉट स्पॉइल्ड व्हेन हीटेड एंड केप्ट इन सील्ड वेसल। हमने मीट को हीट करके उसमें से सारे माइक्रोब्स किल कर दिए और उसे एयर टाइट कंटेनर में रख दिया, तो उसमें कोई नई लाइफ का ग्रोथ नहीं हुआ, क्योंकि बॉइलिंग से हमने सारा लाइफ खत्म कर दिया था, एयर टाइट कंटेनर में रखा तो बाहर से कोई लाइफ स्टार्ट नहीं हो पाई, एंड दिस रिजेक्ट द थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। अगर ऐसा होता तो वो वहां पर भी एयर टाइट कंटेनर में नया लाइफ स्टार्ट कर पाता। प्लांजनी, रेड्डी और पास्चर्स थ्योरी। 78. Which of the following is the correct sequence of events in the origin of life? 78 का आंसर है सेकंड। सबसे पहले आए ऑर्गेनिक मोनोमर्स, यानी कि अमीनो एसिड्स आए, फिर उससे पहले देखें तो CO2, अमोनिया, मीथेन आए, ये सब, फिर आए हमारे बेसिक ऑर्गेनिक मोनोमर्स, पॉलीमराइज हुए तो सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स बने, पॉलीसैकेराइड्स बने, अमीनो एसिड से प्रोटीन्स बने, और धीरे धीरे करके प्रोटोबायोन्ट्स बने। प्रोटोबायोन्ट्स मतलब बायोलॉजिकल एग्रीगेट्स थे जिनसे लाइफ इवॉल्व हो सकती है, ऐसा माना गया था, क्योंकि इसके अंदर कुछ डीएनए और आरएनए बेस्ड जेनेटिक सिस्टम्स बन रहे थे। डीएनए आरएनए में देखें तो आरएनए फर्स्ट मॉडल है, पहले आरएनए आया था ऐसा माना गया था, क्योंकि आरएनए कम स्टेबल है डीएनए से, तो वही चीज पहले आई जो ज्यादा अनस्टेबल थी, जिसमें ज्यादा एंट्रोपी था एवोल्यूशन करने के लिए। तो इसका आंसर है सेकंड। सबसे पहले मोनोमर्स आए, पॉलीमर्स आए, फिर इनके एग्रीगेट्स को ही हमने प्रोटोबायोन्ट्स कहा, जिसको हम माइक्रोस्फीयर्स, कॉन्सर्वेट्स ये सब देते हैं नाम, और फाइनली आरएनए फर्स्ट मॉडल आया और फिर डीएनए बेस्ड जेनेटिक सिस्टम्स आए। तो 78 का आंसर हो गया सेकंड। 79 सिंपल क्वेश्चन है, ये तो मैच करना है। डार्विन ने दिया था ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, लेमार्क ने दिया था फिलोसफी ज़ूलॉजिक बुक लिखी थी, व्रीस की थी म्यूटेशन थ्योरी, अर्नेस्ट हेकेल ने बायोजेनेटिक लॉ दिया था, और वीसमैन थ्योरी ऑफ जर्मप्लाज्म दिया था उसने लेमार्क की बात को डिस्प्रूव करने का। लेमार्क ने कहा था ना कि अगर कुछ जनरेशन बाद देखें मैं एक चेंज करना शुरू करूं तो कुछ जनरेशन बाद वो चेंज अपने आप ही आ जाएगा। वीसमैन ने क्या किया था, चूहे की पूंछ काटनी शुरू की और उसने कहा 21 जनरेशन के बाद भी पूंछ आती रही। मतलब ऐसा कोई यूज एंड डिसयूज वाला बात या जनरेशन में प्रॉपर्टी लूज होने वाला बात सच नहीं है। 80 occurrence of prototherians and metatherians is in Australia only. It is an example of continental drift, continuous distribution, restricted distribution और both 1 and 3। आंसर होगा both 1 and 3। आप जानते हो continental drift यही बताता है कि how continents shifted their position on Earth's surface, और जो ये restricted distribution है इसने यही बात समझाई कि जो पार्ट सेपरेट हो गए मेनलैंड से, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया सेपरेट हो गया, उसके पास यूनिक तरह का फ्लोरा एंड फौना था। तो अल्टीमेटली कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट,
कॉन्टिनेंट्स का सेपरेशन बता रहा है, किस तरह से वो आइसोलेट हो गए अर्थ के मूवमेंट से, अर्थ के ऊपर मूवमेंट करने से, और रिस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है कि जो मेनलैंड से अलग हो गए उन्होंने यूनिक फ्लोरा फौना अडैप्ट कर लिया। तो दोनों बातें एक ही तरफ जा रही हैं, तो आंसर होगा बोथ 1 and 3। 81 सीधा रटने वाला क्वेश्चन है। अबाउट 3 to 4 million years ago, man-like primates walked in eastern Africa. They were not taller than 4 feet but walked upright. तो आंसर है इसका 4th। ठीक है, ये सारी कहानी तो याद रखनी पड़ेगी ह्यूमन एवोल्यूशन में। 82 द टेक्निक कॉल्ड जिफ्ट यानी कि गेमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर is recommended for those females who can't produce an ovum. नाम ही बता रहा है, गेमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। तो फैलोपियन ट्यूब में ही सीधा इंजेक्ट किया जाता है गेमीट को, ओवम को, क्योंकि ये एक ऐसी फीमेल है जो खुद का ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पा रही। ठीक है, तो 82nd का आंसर क्या हुआ? फर्स्ट। 83 अ पर्सन इज इंजेक्टेड विद ग्लोबुलिन against hepatitis. This is answer है 1 artificially acquired passive immunity, pre-formed antibodies। मान लो कि हमने हॉर्स की बॉडी में एंटीजन इंड्यूस किया, उसने एंटीबॉडीज बना दी। अब उसने एंटीबॉडीज एक्टिवली बनाई हैं, लेकिन हमने इसका सीरम लेकर विद एंटीबॉडीज डाल दिया एक दूसरे इंसान के अंदर, अनदर पर्सन। तो ये एग्जाम्पल होगा आर्टिफिशियली एक्वायर्ड। इस पर्सन को एंटीजन का एक्सपोज डायरेक्टली नहीं हुआ, तो नेचुरली एक्वायर्ड नहीं हुआ। आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव मतलब जब तक इसका अपना इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व नहीं होगा तो मैं उसे एक्टिव नहीं कह सकती। हाँ, अगर अब मैं वैक्सीन बना लूं और वैक्सीन बना करके सीधा इसके बॉडी में डालूं तो इसका खुद का इम्यून सिस्टम काम करेगा, फिर मैं कहूंगी कि इट इज आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। लेकिन ये इम्यूनिटी कैसे आ रही है? पैसिवली, क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम को खुद कोई एफर्ट नहीं डालना पड़ा। तो 83 का आंसर क्या हुआ? फर्स्ट। 84 विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स बैक्टीरियल डिजीजेस? आंसर है फर्स्ट कॉलरा, विब्रियो कॉलरे, टाइफॉइड, सैल्मोनेला टाइफी और निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस या डिप्लोकोकस निमोनिया या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ये सब बैक्टीरियल हैं। सेकेंड वाले में मलेरिया एड्स बैक्टीरियल नहीं है, एड्स वायरस से होता है और मलेरिया प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। थर्ड वाले में इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है। फोर्थ में तो डायबिटीज भी है, तो डायबिटीज प्रेजेंट तो एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है और मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है। सिफिलिस आप जानते हैं, इट इज अगेन ट्रिपोनिमा पैलिडम बैक्टीरिया। तो 84th का आंसर हुआ फर्स्ट। 85 The sporozoites that cause infection when a female Anopheles mosquito bites a human being are formed in, आंसर है salivary gland of mosquito। एक्चुअली में ये बनते हैं स्पोरोजोइट मॉस्किटो के इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन से माइग्रेट होकर सलाइवरी ग्लैंड्स में जाते हैं। लेकिन इंटेस्टाइन ऑफ मॉस्किटो जैसा ऑप्शन ही नहीं था, इसलिए आंसर हमने क्या किया? थर्ड। अब जब ये मॉस्किटो बाइट करेगा ह्यूमन को तो उसके सलाइवा के साथ ये स्पोरोजोइट्स हमारे बॉडी में एंटर करेंगे और सबसे पहले ये अटैक करते हैं हमारे लिवर सेल्स को। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ? 85th का थर्ड। 86 विडाल टेस्ट इज कैरिड आउट टू टेस्ट, आंसर है टाइफॉइड फीवर। सीधा याद करो, कुछ टेस्ट हैं जो भी आपको लिखाए गए हैं वो एज सच याद करने हैं। 87 डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, इंक्रीज इन फैट सिंथेसिस, यहीं से ध्यान देना है, लो ब्लड शुगर एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ स्टमक आर ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ, आंसर है अल्कोहल। टोबैको तो CNS स्टिमुलेंट है, ऐसा कोई सिम्टम दिखाई नहीं। ड्रग एडिक्शन, हम ऐसे ड्रग एडिक्शन कैसे कह सकते हैं? ड्रग पता होना चाहिए स्पेसिफिकली कौन सा है।
टोबैको एंड ड्रग एडिक्शन, कॉम्बिनेशन से भी कुछ नहीं होगा, कंक्लूजन नहीं निकल सकता, बचा ही ऑप्शन में क्या, अल्कोहल। और सबसे बड़ी बात, जब इंक्रीज इन फैट सिंथेसिस आ रहा है यानी कि फैटी लिवर डिजीज की बात कर रहा है, तो आप सीधा समझ जाओ अल्कोहलिज्म की ही बात हो रही है। याद रखना है, अल्कोहल कंजम्पशन से NAD+ और NADH लेवल्स इस तरह से डिस्टर्ब हो जाते हैं कि लिवर में फैट्स का ब्रेकडाउन कम होने लगता है और फैट्स का सिंथेसिस बढ़ जाता है। ओवरऑल फैटी लिवर डिजीज जो हैं वो टूट नहीं रहे और नए नए बनते जा रहे हैं। 87th का आंसर थर्ड। 88, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट मैच, आंसर है फोर्थ। बार्बिचरेट एक ट्रांक्विलाइजर है, जनरल डिप्रेसेंट है। भांग का हैल्यूसिनोजिक इफेक्ट होता है, एनाल्जेसिक नहीं। कोकेन CNS स्टिमुलेंट है और मॉर्फिन एक एनाल्जेसिक है, स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक है। तो 88 का आंसर क्या हो गया, फोर्थ। 89, cattle fed with spoiled hay of sweet clover which contains dicamerol, आंसर है थर्ड, may suffer from vitamin K deficiency and prolonged bleeding। याद करो, डाइकमरॉल ड्रग कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है विटामिन के का ड्यूरिंग सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। तो अगर ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमने गाय को चारा डाला और उस चारे में गलती से डाइकमरॉल दवाई गिर गई, कैटल ने खा लिया, अब उस कैटल के अंदर वाइट के प्रोथ्रोम्बिन का सिंथेसिस नहीं कर पाएगा और बिना प्रोथ्रोम्बिन के ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो सकती है। तो 89 का आंसर क्या हुआ, 3। 90, विच इज नॉट अ टाइप ऑफ कैंसर, आंसर है सेकेंड, ग्लूकोमा। ग्लूकोमा एक आई डिफेक्ट है जिसके अंदर हम पढ़ते हैं कि कैनाल ऑफ श्लेम ब्लॉक हो जाता है। इट इज नॉट अ टाइप ऑफ कैंसर। ल्यूकीमिया इज ब्लड कैंसर, कार्सिनोमा इज एपिथेलियल ओरिजिन कैंसर and sarcoma is again a cancer which is originating from some mesodermal tissue। ठीक है, तो 90 का आंसर हो गया सेकेंड। ये हो गया डिस्कशन। Still, if you have any doubts, we can discuss them personally. Thank you.